अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़ाहिदा भट्ट और ये है अकेडमी बी एम पोस्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 3 है सब स्पेशलाइजेशन विद इन द बिहेवियर न्यूरोसाइंसेज। इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिस वुड बी एलाबोरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च इन बिहेवियर न्यूरोसाइंसेज. This will collaborate on the understanding of the various subspecialization within the behavior neurosciences will contribute to the understanding of brain and behavior relationship and how each relate to the other areas. तो ये दो से तीन हमारे टॉपिक बनेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास कुछ एरियाज़ मेजर एरियाज़ हैं बिहेवियर न्यूरोसाइंसेस के रिसर्च से जो प्रूव हो चुके हैं। आर मल्टीपल बट दे हैव सम ऑफ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक। तो इनके कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। फर्स्ट पे है रेन। द रेन सब्जेक्ट हुज बिहेवियर हैव बीन स्टडी थ्रू नेचुरल or experimental work include all organism, animal to human. In some cases, the studies have been carried out on simple cellular mechanism. तो सबसे पहले हमें इसकी रेंज का पता होना चाहिए। Then controls and they vary from extreme to naturalistic as we have discussed earlier. यानी कि हमने पहले भी फर्स्ट 2 लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। देन हमारे पास रिसर्च है। रिसर्च एविडेंस बेस्ड हमारे पास प्रूव होता है कि हाँ वाकई ये चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि हम लोग ब्रेन की बात कर रहे हैं शुरू से ही, तो हम लोग ब्रेन के पार्ट की जब बात करते हैं, उसके न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं, उसके पाथवेज की बात करते हैं, तो हम लोग क्या बता रहे होते हैं कि ये रिसर्च से साबित होता है। लेकिन हम ये इस बिना रिसर्च के कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी आर्टिकल जो है या कोई भी हम मटेरियल जो पढ़ रहे होते हैं वो नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं और अभी तक कंटिन्यू है इन सब टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च इट कैन बी और अप्लाई। यानी कि हमारी 2 तरह की रिसर्च होती है। रिसर्च शुड बी डन प्योरली टू अंडरस्टैंड बिहेवियर्स एंड टू डेवलप थेरीज एंड इट शुड हैव नो प्रैक्टिकल implication. This is known as the pure research. On the other hand, research is considered to be meaningful only if there are practice implications and coming out of a research data. Such kind of research is known as applied research. यहाँ पे हमारे पास दोनों रिसर्च के बारे में इन्होंने हमें बता दिया कि 2 टाइप्स की रिसर्च होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं और उसकी डेफिनेशन भी उन्होंने बता दिया हमें। समटाइम्स दी लाइन्स आर नॉट डिवाइडेड दीज एरियाज बट अप्लाइड रिसर्च कैन लीड टू रिसर्च एंड वाइस वर्सा। कभी कभी ये चीज़ें होती हैं कि हम लोग दोनों रिसर्च का मिक्सअप भी चूज़ कर रहे होते हैं और दोनों रिसर्च भी कर रहे होते हैं, लेकिन रिसर्च करते हुए भी दोनों टाइप को मिक्सअप भी कर लेते हैं और कभी कभी हम लोग सेपरेट भी इनको स्टडी कर रहे होते हैं। अप्रोच हमारे पास है इट कैन आइदर बी एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल। जाहिर सी बात है हमारे पास, हम लोग वैसे भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास 2 फील्ड होती हैं। एक हमारी एक्सपेरिमेंटल होती है, दूसरी हमारी क्लिनिकल होती है। और सब स्पेशलाइजेशन डिफरेंट डेट दे आर स्टडिंग एंड इफ इट इन्वॉल्व्स अप्लाइड क्लिनिकल प्रैक्टिस और नॉट सम एरियाज सच एज psychobiology focus exclusively on laboratory experimental work whereas neuropsychology has a strong clinical focus. तो अब देखें जैसे हमारे डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें वही बात है कि हमें इस चीज़ को देखना होगा। और ये 2 टाइप की होती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होती है और एक क्लिनिकल। हम वैसे भी जब बात कर रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट एक्सपेरिमेंट्स में, रिसर्च में ज़्यादा हो रहा होता है और किसी का प्रैक्टिकल में ज़्यादा होता है कि वो प्रैक्टिकल करने के बाद भी इवन कि वो भी एक मिनी रिसर्च ही होती है बट क्लिनिकली उसको वो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ही उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। फिजियोलॉजिकल रिसर्च इसमें क्या था, स्टडीज द नेचर modulate of behavior through direct manipulation of the brain using controlled environmental setting. The manipulation of the neural system can be through surgical, electrical or chemical means. These are carried out
प्राइमरली ऑन एनिमल्स। तो जाहिर सी बात है, जब न्यूरोट्रांसमीटर की हम लोग बात कर रहे होते हैं, उनकी फिजियोलॉजी की बात करें, तो ये मोस्टली हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे पास में भी एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड हुए हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली एनिमल के ऊपर हुए, क्योंकि मोस्टली हम लोग ये करते भी नहीं है ह्यूमंस के ऊपर, क्योंकि एक तो एथिक्स में इस चीज़ की परमिशन नहीं देते, एंड देन जो है वो इतना रिस्क कोई भी नहीं लेता इस चीज़ के लिए वॉलंटरली भी, क्योंकि ये पूरी की पूरी आपकी लाइफ चेंज होने वाली होती है, इसका कोई कुछ पता नहीं होता कि इसके बाद क्या हो रहा है। This is an area which focuses on identifying variable, creating theoretically framework rather than producing applied oriented result. For research is priority, it may or may not have an applied implication later. फार्माकोलॉजी जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि फार्माकोलॉजी मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी है, और साइकोफार्माकोलॉजी के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर जो हम लोग मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो रिसर्चेज हो रही होती हैं वो साइकोफार्माकोलॉजी फील्ड होती है। अरे साइकोफार्माकोलॉजिस्ट वे आर आल्सो रिसर्च इन द फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, दिस द लाइन्स वेयर डिफ्यूज एंड नॉट bifurcated. The two disciplines are still quite similar, however experimentation under strict control conditions and may have different focus. One is more interesting in neural activities and interaction of drugs, and other with neural activity and the influence on behavior. यानी कि हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, हम लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसके ये एक तो हम लोग देख रहे होते हैं कि ड्रग्स जो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, लाइक आपकी जो मेडिसिन है, ठीक है, आप दूसरी ड्रग मत समझ लीजिएगा, जो आपकी मेडिसिन हैं, जब अब हमारे पास अगर शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है या बाइपोलर का पेशेंट है, बाइपोलर विद मैनिक एपिसोड के साथ है, तो हम लोग क्या इसमें हम लोग जब हम लोग ड्रग से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं वो ये चीज़ कर रहे होते हैं कि वो इवन कि ये फील्ड जो है वो एक अलग फील्ड है, ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ को बताने लगी हूँ कि जब हम लोग मेडिसिन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो हम लोग डिफरेंट मेडिसिन, यानी कि हमारे पास एक ही कैटेगरी की डिफरेंट मेडिसिन होती हैं जिसके अफेक्ट जो हैं वो डिफरेंट डेज और डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ साथ दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखना होता है कि उनमें से कौन सी ड्रग जो है ह्यूमन बॉडी के साथ मैच कर रही है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा उसके लिए भी टेस्ट होता है, और उसके बाद जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अदर कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पे जब हम लोग ड्रग की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मेडिसिन देते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी न्यूरल एक्टिविटी के अंदर अफेक्ट आता है, ठीक है। वो या तो आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी मैच भी होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ें हम लोग देते हैं। अपने जो फार्माकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारी ये चीज़ देखते हैं, और दूसरी जो चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि उसके बाद इन्फ्लुएंस और बिहेवियर क्या है, यानी कि न्यूरल एक्टिविटी के मेडिसिन के साथ देने के बाद जो है वो न्यूरल एक्टिविटी में और बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट को देते हैं या ख़ास तौर पे बाइपोलर के पेशेंट्स को देखते हैं या अदर न्यूरोटिक पेशेंट देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब मेडिसिन हम लोग दे रहे होते हैं और मेडिसिन के साथ उनके बिहेवियर में काफ़ी हद तक चेंज आ रहा होता है, तो इस चीज़ चेंज की जो स्टडी है वो ये हमारे साइकोफार्माकोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपैरेटिव साइकोलॉजी है। दिस इज़ एन एरिया विच इज़ मोर रिलेटेड टू बायो साइकोलॉजी और साइकोबायोलॉजी, एथोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ द बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर की जो है शुरू से लेकर एंड तक जो है वो हम लोग इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। दिस स्टडीज इन द एरियाज कैन रेंज फ्रॉम नेचुरलिस्टिक स्टडीज such as those of the Conrad Legend and imprinting in birds and Nico Tenbergen's and aggression in the red stickle backfish, and यानी कि ये जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं उनकी स्टडी, जो हम लोग उनके बिहेवियर्स की स्टडी कर रहे होते हैं, उनकी इकोलॉजी देख रहे होते हैं,
उसमें ये हमारी आती है। नेक्स्ट हमारी न्यूरोसाइकोलॉजी है। दिस इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर डेफिसिट विच रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन डैमेज। द फोकस ऑफ द एरियाज मेनली द हायर डेवलप्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसे नियोकॉर्टेक्स भी कहते हैं इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट लेजन्स और डैमेज ब्रेन टू सी आफ्टर इफेक्ट, देयरफॉर दिस डिसिप्लिन यूज। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग फिर केस स्टडीज़ जो हैं हमारे पास जो आई होती हैं उसके अंदर ये न्यूरोसाइकोलॉजी मोस्टली जो है मतलब मेन सारी साइकोलॉजी जो हम लोग ऊपर से लेके पढ़ रहे हैं ब्रेन, तो वो सारी ब्रेन से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा ये फ़र्क है कि उनको अलग डिसिप्लिन दिए गए हैं कि उन्होंने इस डिसिप्लिन के अंदर रह के काम करना है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी वाले क्या करते हैं कि जो आफ्टर इंजरी हमारे पास पेशेंट आए होते हैं, उनके केस स्टडीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनके बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं कि आफ्टर उनकी इंजरी है या डेफिसिट है, उसके बाद उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, उनकी कॉग्निशंस कैसी हैं, या उनकी बाकी जैसे हमने बताया कि स्पीच से रिलेटेड और बाकी जो हमारे पास आ रहे होते हैं। ये आपके पास एक केस स्टडी भी है। तो ये केस स्टडी भी न्यूरोसाइकोलॉजी में इस वजह से है क्योंकि इसमें ब्रेन इंजरी है। ये जो हमारे पास केस स्टडी है वो एक पेशेंट है, कुछ पेशेंट्स है, और उसमें से इन्होंने केस स्टडी जो है वो बनाई और इन्होंने क्या बताया कि सफ़र सम डैमेज और ट्रॉमा यानी कि स्ट्रोक डेफिसिट एंड एज एनी, मतलब ऐसी कोई भी उनके साथ इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से उनकी ब्रेन में डैमेज हुआ हो, ठीक है। एग्जांपल वी हैव टू फेमस केसेस, फाइनेस एंड गेज एंड HM, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एरियाज एंड द फंक्शनिंग। दीज टू केसेस विल बी डिस्कस इन डिटेल इन लेटर चैप्टर। मतलब डिटेल में तो हम जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो चीज़ इन्होंने बताई है वो यही बताई है कि इनके जो स्टडीज़ थी वो इनके ब्रेन डैमेज की वजह से जो इनके ऊपर स्टडी की गई थी और उसके बाद जो इनके रिजल्ट बताए गए थे। लेकिन मेन चीज़ जो इनकी होती है वो यही होती है कि हम लोग देखते हैं कि किस एरिया में ब्रेन डैमेज हुआ है और उसके क्या क्या फंक्शंस थे, आया वो फंक्शन डैमेज हुए हैं या नहीं हुए। इसमें हम लोग एक का देखते हैं कि गेज इज़ द फेमस एज टू शो द डैमेज टू द ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया लीड टू पर्सनैलिटी चेंज, एंड द केस ऑफ HM is famous as to lost the ability to store memories after brain surgery. He lives in the short term memory. यानी कि हम लोग जो फर्स्ट वाला जो हम लोगों के पास सामने पिक्चर भी आ रही है, ये आप लोग देखें कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट क्या इन्होंने ये जो ह्यूमन था ये जो था उसका मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को, मेरा ख्याल है कि आज सबको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि कौन सा एज अ साइकोलॉजिस्ट कि कौन सा एरिया ब्रेन का जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को मैनेज करने के लिए काम कर रहा होता है। तो ये वाला हमारा जो ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया है वो हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करता है, ठीक है। उसी से हमारी पर्सनैलिटी वो चेंज हो रही होती है। जब वो डैमेज हो जाता है तो हमारी अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी जो है वो उसमें चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग मोस्टली सुन रहे होते हैं जिन लोगों की ब्रेन सर्जरी होती है उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनमें से कुछ को साइड इफ़ेक्ट कुछ आते हैं, कुछ की आई साइड पे जो है वो फ़र्क आना शुरू हो जाता है, कुछ की शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो केस था HM इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आफ्टर सर्जरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी पर असरअंदाज हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है कोरिलेशनल द स्टडी ऑफ द डैमेज डेफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम द सर्जरी लेजन। एक्सटेंसिव टेस्ट आर गिवन टू आइडेंटिफाई द डेफिसिट एंड दीज आर कोरिलेटेड विद द डैमेज रिपोर्टेड बाय द न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन और टू other advanced technologies such as MRI, PET scan, UTC. In addition, the following are the areas which define neuropsychology as a specialty. तो ये हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जो कि हम लोग मोस्टली हम MRI, fMRI, PET स्कैन और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत से ऐसे टेस्ट सुन रहे होते हैं। तो ये हमारे क्या होती है, ये कोरिलेशन स्टडी होती है जिसमें हम लोग ब्रेन की इमेजेस को देखकर उसके
बीमारी का हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको यहाँ पे ये मसला हो सकता है या उनके ब्रेन के इस हिस्से में ये इशू हो रहा है। Neocortex. Now, the focus of the neuropsychology is mainly in the neocortex as association and the other higher function, but this is not necessarily true. Neuropsychologists do assess sensory motor functioning involving the lower order brain areas as well. अप्लाइड हमारे पास है जी न्यूरोसाइकोलॉजी में अप्लाइड क्या अहमियत रखती है हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फोकस वेयर न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट आर एसेंशियली डन टू अंडरस्टैंड द डेफिसिट विद द एम ऑफ localizing deficit to the help the patient. The aim of this discipline is to identify, provide diagnosis of the area of deficit with the specific goal of केयर काउंसलिंग एंड डेवलपिंग रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजी टू हैव द पेशेंट। तो हमारे पास जो साइकोलॉजिकल हम लोग इनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो हमारे पास केयर काउंसलिंग है और उसके अलावा हमारे पास डेवलपिंग रिहेबिलिटेशन यानी कि रिहेबिलिटेशन के ऊपर हम लोग ऐसे पेशेंट के साथ काम करते हैं। Non-invasive, this is non-invasive specialization. We do not damage brains or insert tubes within the brain to test the patient. जाहिर सी बात है we use test to extrapolate functioning to the basis of the performance on the test paper pencil construction memory etc. तो हम लोग नॉन इन्वेसिव जो टेस्ट हम लोग कर रहे होते हैं, एक तो हम लोगों ने ऊपर बात की पेट की सिटी स्कैन की MRI की, और दूसरा जो हम लोग पेपर पेंसिल टेस्ट हम लोग मोस्टली करवा रहे होते हैं उसके ऊपर भी हमें जो पता चल जाता है हमारे बहुत से मेमोरी से रिलेटेड हमारे टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, वो हम लोग एडमिनिस्टर करवाते हैं। कंट्रोल वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, द न्यूरोलॉजिकल अप्रोच कैन वेरी फ्रॉम द एक्सट्रीमली कंट्रोल टू फ्लेक्सिबल टेस्टिंग। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट विद इन द डिसिप्लिन which believes in flexibility of testing and assessment, considering that we are testing brain damaged patients. The father of this discipline, Logia, Russian psychologist, did not believe in the standardizations and but quantitative assessment and keen observation। तो इन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा हम लोग बाकी चीज़ें करें, हम लोग ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें आपसे फिर कुछ छूट ना रहा हो, उसमें आपकी रिकॉर्डिंग भी होती है, कैमरा रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। आप अगर उनकी स्पीच से रिलेटेड आप कुछ देखना चाहें तो उनकी वॉइस रिकॉर्ड भी हो सकती है, तो उनकी हर तरह से ऑब्जर्वेशन हो। और अगर वो एडमिटिव पेशेंट हैं तो उसके जो वार्ड बॉय, इवन के डॉक्टर्स और उन सब से उससे रिलेटेड ओपिनियंस लेना, उनकी असेसमेंट लेना कि उन्होंने उसके अंदर कुछ चेंजिंग देखी या उसका बिहेवियर चेंज देखा या उसकी थॉट या उसकी मूवमेंट, तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन याद आती है। द अमेरिकन स्कूल बिलीव्स इन स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्डाइज एंड कंट्रोल कंडीशन ऑफ testing and responses. Psychophysiology. This studies the relationship of the physiology and behavior by recording the brain and body electrophysiological response both in animal and human subject. In humans, scalp electrodes are placed on surface to scalp to measure electroencephalographic change, यानी कि EEG हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम लोग उसको मेजर करते हैं। ऑन द मसल्स, आई मूवमेंट, स्किन टू मेजर electromyographic activities and electroencephalographic activity and the electro changes। तो ये हमारे पास कुछ है जिसके ज़रिए हम लोग एक एक चीज़ की जो है फिजियोलॉजी के ऊपर हम लोग उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं। साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर्स आल्सो इंक्लूड ऑटोनॉमिक मेजर्स सच एज GSR, हार्ट रेट, BP, पल्प डायलेशंस etc। तो ये हमारे पास कुछ है जिसके लिए हमें हमारे बेस लाइन्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, हमारे प्रॉपर हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए हमारे पेशेंट की। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है। इट इज़ द न्यूएस्ट एंड the most interesting and the most active of the sciences. Cognitive neurosciences bring together scientists from cognitive sciences and mathematical physicians, computer scientists who build theoretical model. Life sciences
उसमें बायोकेमिस्ट आ जा सकते हैं, बायोलॉजिस्ट आ सकते हैं, केमिस्ट हु एक्टिवली वर्क टू आइडेंटिफाइंग लिविंग टिश्यूज़ एंड द फंक्शनल कोरिलेट एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो हमारे पास देखें ब्रांचेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशलाइजेशंस के लिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और हम सिर्फ न्यूरोसाइकोलॉजी का जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर देखें कि हर एक बंदे का एक अपना अपना रोल है जो कि उसने प्ले करना है, ठीक है। और उसके बिना रोल प्ले किया हम एक अच्छा डायग्नोज नहीं कर सकते किसी को, और उसके बाद उसकी मेडिकेशन प्रॉपर नहीं दे सकते, और देन हम लोग उसका थेरेप्यूटिक प्लान एक अच्छा नहीं बना सकते। तो जब तक एक ऐसा पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो उसके लिए हमें A to Z उसकी हिस्ट्री हमें मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास अच्छी हिस्ट्री होगी उतना ही अच्छा आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उतना ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस उसके साथ हो सकता है। It has emerged as some recent enterprise only recently and has been driven by the mathematical advance that enables the study to human brains safely in the robotic cognition is defined as the neural basis of higher intellectual functions such as memory, thought, perception, attention, judgment, imagination, creativity, speech and language, actions, फोरसाइट एंड प्लानिंग। तो ये हमारी इसको ये जितने भी मैंने अभी पॉइंट बताए हैं इसको हम लोग MSc भी कहते हैं कि हमारी मेंटल एग्जामिनेशन जो है वो भी हमारे पास बहुत अच्छी, और इवन कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ़र्स्ट टाइम ली हुई जो मेंटल एग्जामिनेशन जो है स्टेटमेंट जो है वो अगर आपको एक्यूरेट नहीं लगती तो आप उसको बार बार ले सकते हैं। और बार बार लेने का ये भी एक आपके पास एक टेस्ट है कि अगर आप उसमें बार बार लेते हैं और उसके अलावा आप उसका ट्रीटमेंट भी चेंज कर रहे हैं और उसके साइकोथेरेपीज़ भी हो रही हैं, उसके सारे टेस्ट भी हो चुके हैं, तो उसमें इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर अपना फीडबैक नज़र आएगा कि आपके काम की वजह से इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आई है और कहाँ कहाँ किस किस एरिया में चेंज आया। दिस इज़ मेनली नॉन इन्वेसिव यूजिंग टेक्निक्स सच एज फंक्शनल इमेजिंग। दिस इज़ more extensive as technology develops. Therefore, this specialization is essentially interdisciplinary. In summer, our approaches work on cognition conjunctions with each other to formulate theories and to test it. Experiment can physiological psychology can be complemented by applied work in neuropsychology and vice versa. आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हों तो आप एंड पे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।